जिस यूनिट पे हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में, जिसमें नीट में ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आते रहते हैं, और जो 12th में ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का वेटेज है इसका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस लिहाज से ये। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो सबसे पहला टॉपिक सिलेबस में है वो है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, ये है हमारा पहला टॉपिक इसका, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जब हमें एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स देखना है तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता हूँ मैं रफ के लिए। तो मान लीजिए एक सिंगल आइसोलेटेड एटम है एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम, और ये है ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स एज पर बोहर्स मॉडल। तो अब क्या हो रहा है काम, जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर रहे हैं इन ऑर्बिट्स में। जो ये इलेक्ट्रॉन्स है दीज पर सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इनकी एनर्जी उतनी ही होगी जितनी उस ऑर्बिट की होगी जिसमें रह रहे हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो सकती है, उसकी एनर्जी इतनी ही हो सकती है जितनी उस ऑर्बिट की होगी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रहता हो। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऑब्वियसली डेफिनेट है। अब क्या हो रहा है काम, अगर इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम पे ड्रा कर दें तो वो कुछ ऐसे होगा। दिस इज द एज ऑफ द न्यूक्लियस, एज ऑफ न्यूक्लियस, एज ऑफ न्यूक्लियस। और फर्स्ट ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो फर्स्ट ऑर्बिट रिप्रेजेंट फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड ऑर्बिट रिप्रेजेंट सेकंड एनर्जी लेवल, एंड थर्ड ऑर्बिट रिप्रेजेंट थर्ड एनर्जी लेवल। फर्स्ट ऑर्बिट रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एनर्जी लेवल को, सेकंड ऑर्बिट रिप्रेजेंट करेगा सेकंड एनर्जी लेवल को, और थर्ड ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है थर्ड एनर्जी लेवल को। तो दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज सेकंड एनर्जी लेवल, एंड दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल। अब ये तो बात हुई एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की, जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉन पोजेसेस डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है यहाँ पे। लेकिन क्या होगा काम जब हम दो एटम्स को क्लोज टुगेदर लाएंगे। अगर हम दो एटम्स को क्लोज टुगेदर लाते हैं तो जो उनकी वैलेंस शेल है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो स्प्लिट होती है दो न्यू शेल्स में। यानी हर एक वैलेंस शेल स्प्लिट होगी टू न्यू शेल्स में जब आप दो एटम्स को क्लोज टुगेदर लाओगे, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटरेक्शन होगी। तो अगर हम दो एटम्स को, फॉर एग्जांपल दीज डॉट्स रिप्रेजेंट टू एटम्स, अगर हम इनको क्लोज टुगेदर लाते हैं, इनको क्लोज टुगेदर लाएंगे हम लाइक दिस। जब आप इनको क्लोज टुगेदर लाते हो तो इनकी जो वैलेंस शेल्स है वो स्प्लिट होती है टू शेल में, टू न्यू शेल्स में। ईच वैलेंस शेल गेट स्प्लिट इनटू टू न्यू शेल्स लाइक दिस। अगर मैं इसकी वैलेंस शेल ड्रा करता हूं वो भी अब स्प्लिट हो जाएगी दो न्यू शेल्स में लाइक दिस। इसकी वैलेंस शेल भी स्प्लिट होगी दो न्यू शेल्स में। तो यहां पे हमने देखा जब हमने दो इलेक्ट्रॉन को क्लोज टुगेदर लाया, जो इनकी वैलेंस शेल्स है वो स्प्लिट हो गई टू न्यू शेल्स में। तो यहां पे स्प्लिट क्यों हुआ पहले, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कहता है वो कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम क्वांटम स्टेट्स। तो वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो यहाँ वैलिड होता है। अगर आप ये स्प्लिट, अगर ये स्प्लिट ना होता तो ऑब्वियसली ये वायलेट करती पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे इसीलिए ये स्प्लिटिंग होती है। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई जब हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को क्लोज टुगेदर लाया, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने इंटरेक्ट किया एक दूसरे के साथ और ये वैलेंस शेल स्प्लिट होगी। अब बात यहां हो रही थी क्या अंदर वाली शेल्स भी स्प्लिट हो सकती है। अंदर वाली जो इनर शेल्स है वो स्प्लिट नहीं होती है, क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी बॉन्डेज न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांग होती है, तो वो स्प्लिट नहीं होती। ये इफेक्ट ज्यादा किस पे होता है, ये इफेक्ट ज्यादा वैलेंस शेल्स पे होता है, और वैलेंस शेल ही स्प्लिट होती है। नेक्स्ट अब हमने देखा दो इलेक्ट्रॉन्स को हम लाए यहाँ पे और ये स्प्लिट हो गई दो न्यू शेल्स में। ईच वैलेंस शेल गेट स्प्लिटेड इनटू टू न्यू शेल्स। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लाते, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्लोज टुगेदर लाएंगे हम, तो हर एक वैलेंस शेल जो है वो स्प्लिट होगी 4 न्यू शेल्स में लाइक दिस। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को लाते हो तो हर एक वैलेंस शेल जो है दैट गेट स्प्लिटेड इनटू 4 न्यू शेल्स।
अब मैं यहाँ दो ही दिखा रहा हूँ, लेकिन चार के ओबियसली चार हो सकती है, चार वो वैलेंस शेल्स है, तो हर एक वैलेंस शेल 4 न्यू शेल्स में स्प्लिट होगी। और यहाँ पे आप देखें ये जो एनर्जी डिफरेंस है इन न्यू शेल्स के दरमियान ये बहुत ही कम है, ये बहुत ज्यादा कम है। अब क्या हो रहा है काम, अगर हम देखें दो लाए, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स लाया मैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स लाया मैं। अगर हम क्या करें, हम काम करेंगे, हम एक सॉलिड लेंगे, यू नो दैट सॉलिड में पर क्यूबिक सेंटीमीटर 10⁻23 एटम्स होते हैं, यानी 10⁻23 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर मैं एक सॉलिड का एक क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम सिलेक्ट करूं तो उसमें इतने एटम्स होते हैं। तो अगर हम अब एक सॉलिड की बात करें, वहां तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है, और वो जब क्लोज टुगेदर आएंगे तो जो वैलेंस शेल है वो, यानी हर एक की वैलेंस शेल वो तो स्प्लिट होगी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यू शेल्स। और वो जब स्प्लिट जब होगी वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यू शेल्स में, तब क्या होगा काम, तो उनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो तो बहुत ज्यादा कम होगा। और तब क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब वो सिंपली जो कंटिन्यूअस बैंड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है अब, कि ये एनर्जी गैप जो है इन न्यू शेल्स के दरमियान ये इतनी कम है, these are set to form a continuous band of energy like this। तो ये कंटिन्यूअस बैंड जैसे बन रहा है, अब मान लीजिए ये कंटिन्यूअस बैंड जैसे बन रहा है। ये जो यहां कंटिन्यूअस बैंड है या रेंज ऑफ एनर्जीज है, तो इसी को हम नाम देते हैं एनर्जी बैंड। तो हम एनर्जी बैंड को कैसे डिफाइन करेंगे, हम एनर्जी बैंड को डिफाइन करेंगे रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by an electron in a solid। तो जो सॉलिड में अब एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास अब एक डिस्क्रीट एनर्जी नहीं हो रही, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, बल्कि इट नाउ पोजेसेस रेंज ऑफ एनर्जीज। एंड दिस रेंज ऑफ एनर्जीज, यानी जो रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन है, इसी को नाम दिया जाता है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड, तो एनर्जी बैंड इसी को नाम दिया जाता है, जो रेंज ऑफ एनर्जीज एक इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है सॉलिड में, इसको नाम देते हैं हम एनर्जी बैंड। इसके बाद ये जो एनर्जी बैंड से बहुत सारे हैं, एनर्जी बैंड बहुत सारे बनते हैं सॉलिड में, लेकिन जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ने हैं, हमारे कोर्स में है, वो 3 है। सबसे पहला आता है वैलेंस बैंड, दूसरा आता है कंडक्शन बैंड, और जो थर्ड वन है दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अब हमारे पास जो पढ़ने लायक है वो ये 3 चीजें हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो सिंपली अगर हम वैलेंस बैंड को डिफाइन करें तो हम कहेंगे रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by valence electrons is known as valence band। जो रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम नाम देंगे वैलेंस बैंड। अगर हम एक नॉर्मल एटम की बात करें, अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा कर दूं, यहाँ पे बैंड्स बना लो यहाँ पे, तो ये है वैलेंस बैंड, और इसमें रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड, और इस बैंड में रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो वैलेंस बैंड है ये फुल भी हो सकता है या पार्शियली फुल भी हो सकता है। फुल ये इनर्ट गैसेस के लिए है, वैलेंस बैंड जो है इनर्ट गैसेस के लिए फुल है, फुली फिल्ड, बाकी मटेरियल्स के लिए पार्शियली फिल्ड है। और अगर ये पार्शियली फिल्ड है तो इट कैन अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स, ये अकोमोडेट कर सकता है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम एक नॉर्मल एटम की बात करें, नॉर्मल एटम में ये जो वैलेंस बैंड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, एक नॉर्मल एटम की बात करें। तो दूसरा आता है अब कंडक्शन बैंड। देखिए हम अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या होता है काम, मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जब वो लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस है तो दीज कैन गेट डिटैच्ड इजीली
इवन एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स गेट डिटैच्ड, कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होते हैं वहां पे। जो इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होते हैं वो बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए तो अब वो कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, करंट कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए उनको कहा जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उनको कहा जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या काम है, जो कंडक्शन बैंड है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको डिफाइन करेंगे रेंज ऑफ एनर्जीज पॉजेस्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। जो रेंज ऑफ एनर्जीज पॉजेस करते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स उसी को नाम देते हैं हम कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड को डिफाइन करेंगे हम ऐसे, रेंज ऑफ एनर्जीज, रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम नाम देंगे कंडक्शन बैंड। ये जो कंडक्शन बैंड है ये तो एम्प्टी हो सकता है या पार्शियली फिल्ड हो सकता है। जिस सबस्टेंस के लिए ये एम्प्टी हो, मतलब वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो कंडक्ट नहीं करेगा तो वो ऑब्वियसली इंसुलेटर होगा, और जिसके लिए पार्शियली फिल्ड है ऑब्वियसली वो कंडक्ट करेगा। तो कंडक्शन बैंड कैन बी एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। इसके बाद अब आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फिलहाल हमने यहां वैलेंस बैंड दिखाया और जो कंडक्शन बैंड है वो उसको मैं यहां पे दिखा रहा हूं। दिस इज कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट इज दिस सेपरेशन, जो एनर्जी लेवल डायग्राम पे सेपरेशन है, जो एनर्जी लेवल डायग्राम पे सेपरेशन है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, दिस इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। So this separation between the valence band and conduction band on the energy level diagram, that is known as forbidden energy gap. Forbidden क्यों कहा जाता है इसको? Forbidden इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी allowed energy state नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिजाइड करे। इसका मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, फॉरबिडन एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउड एनर्जी स्टेट है वो अवेलेबल नहीं, वो है ही नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इसलिए इसको कहता है फॉरबिडन। और एनर्जी गैप आपको पता है क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप है। नेक्स्ट चीज आप देखिए इसके बारे में थोड़ा और, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये आपको दिखा रहा है एक इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली और कितना लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस है या कितने लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस है। अगर ये फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, क्योंकि एक सबस्टेंस तभी कंडक्ट करेगा जब वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड होगा। तो यहां पे सॉरी वैलेंस बैंड नहीं, कंडक्शन बैंड जब पार्शियली फिल्ड होगा तो यहां वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, जब तक ये कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तब तक ये सबस्टेंस कंडक्ट ही नहीं करेगा। अब यहां पंगा क्या हो रहा है, पंगा ये है, ये जो एनर्जी गैप है मुझे एटलीस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये कंडक्शन बैंड में मूव करे। तो जितनी फॉरबिडन एनर्जी गैप है एटलीस्ट हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये मूव करे कंडक्शन बैंड में। तो यहां पे जितनी ये गैप ज्यादा होगी उतनी ही मुझे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो जब मुझे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, मतलब वो टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस है, और अगर ये गैप कम होगी तो मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, डिटैच करने के लिए, मतलब वो लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस है। तो ये चीज शो कर रहा है। तो ये था एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स और कौन कौन से बैंड हमें पढ़ने थे, ये उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो वो बैंड थ्योरी के बेस पे जो सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है वो क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। यू जस्ट गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।